दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद विवेक कुमार में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इस चैनल के माध्यम से हम बोर्ड एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं। तो आज मैं लेकर आया हूं कंप्लीट वेव ऑप्टिक्स। इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट थ्योरी है आपके लिए, वो चैप्टर कई चैप्टर हैं। प्रकाश का तरंग सिद्धांत है, व्यतिकरण का चैप्टर है, विवर्तन का चैप्टर है, ध्रुवण का चैप्टर है। तो इन चैप्टरों में जितनी भी इम्पोर्टेंट थ्योरी है वो इस वीडियो के साथ हम कवर करेंगे। तो वीडियो स्किप नहीं करनी है। और इसके बाद मैं लेकर आऊँगा इन सभी के एमसीक्यूज़, क्योंकि यहाँ से ज़रूर एक या दो एमसीक्यू ज़रूर आते हैं इन चैप्टरों से। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे, वीडियो पूरा देखेंगे। देखिए, जो हाइगेंस की जो दो डेरिवेशन है, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका के सिद्धांत द्वारा परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या, उसको मैंने बहुत ही शॉर्ट में किया है। यानी अगर आप देखेंगे मॉडल पेपर या बुक से तो वो काफ़ी लेंदी है। तो अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आप आसानी से उसे कर पाएंगे बहुत ही शॉर्ट तरीके से, और कंप्लीट नंबर आपको उस वीडियो पर उस थ्योरी पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेव ऑप्टिक्स और शुरुआत करते हैं हाइगेंस से। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, तो ये है तरंग प्रकाशिकी और इसमें सबसे पहले आपको पढ़ना है न्यूटन का कणिका सिद्धांत। देखिए, इससे पहले जो हम मान रहे थे प्रकाश को किरण के रूप में चलती थी वो, है ना। तो जो परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या तो हम उससे कर सकते थे, लेकिन जो विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण की घटना है उनकी व्याख्या उसके द्वारा नहीं की जा रही थी, है ना। तो सबसे पहले देख लीजिए, न्यूटन ने कणिका सिद्धांत दिया था अपना, तो प्रकाश के बारे में। तो प्रकाश के बारे में न्यूटन ने बताया था कि जो प्रकाश होता है वो अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बनता है ना, या अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बनता है और उसी के रूप में चलता है। इन कणों को कणिकाएं कहते हैं। अच्छा, जब ये कणिकाएं आँख की रेटिना पर पड़ती हैं तो वस्तुएं दिखाई पड़ती है, और इस सिद्धांत की सहायता से प्रकाश की रज्जुरेखीय संचरण, परावर्तन, अपवर्तन, इनको तो समझाया जा सका। लेकिन जो विवर्तन, व्यतिकरण और ध्रुवण हैं, तो इन्हें समझाने में ये जो सिद्धांत है ये असफल रहा था, है ना। तो अगर आपको केवल पढ़ना है तो इतना रखेंगे, न्यूटन ने बताया था जो प्रकाश होता है वो कणिकाओं के रूप में चलता है, छोटी छोटी कणिकाएं होती हैं। अच्छा, ये समांग माध्यम में एक समान वेग से चलती हैं, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, इसके अलावा क्या याद रखना है, जो भिन्न भिन्न रंगों की कणिकाएं होती हैं उनका आकार भिन्न भिन्न होता है। अब न्यूटन का सिद्धांत कहाँ फेल हुआ था, आपको एक बात याद रखनी है। हमें ये सभी को पता है, जो प्रकाश होता है वो विरल माध्यम में अधिक चाल से चलता है, जबकि सघन माध्यम में कम चाल से चलता है। यानी प्रकाश अगर कांच में चलेगा तो उसकी जो चाल होगी वो निर्वात में चाल की अपेक्षा बहुत कम होगी। मतलब कितनी कम होगी, निर्वात में होती है 3 × 8 मीटर पर सेकंड, और कांच में होती है प्रकाश की चाल 2 × 10 8 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब है जो सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है, जबकि न्यूटन ने बताया था कि सघन माध्यम में प्रकाश की चाल विरल माध्यम की तुलना में अधिक होती है। तो न्यूटन का सिद्धांत यहाँ भी फेल हो गया था। आपको ये दोनों बातें याद रखनी है। एक कहाँ फेल हुआ, एक तो विवर्तन, व्यतिकरण और ध्रुवण की घटना को समझाने में असफल रहा था ये, और दूसरा उसने ये बताया था जो प्रकाश होता है वो विरल माध्यम में धीमा चलता है, सघन माध्यम में तेज चलता है, जो कि बात गलत है। ठीक है, इसके बाद सिद्धांत आएगा हाइगेंस का। देखिए, यहाँ से हाइगेंस वाला जो ये चैप्टर है, इससे एक डेरिवेशन आपके एग्जाम में ज़रूर ही आती है, चाहे वो परावर्तन की व्याख्या है या अपवर्तन की व्याख्या है। आप कभी का भी पेपर उठा के देख सकते हैं। अच्छा, इससे पहले मैंने 2 वीडियो डाली हैं, उसमें 2 पेपर डाले हैं प्रैक्टिस सेट के लिए। तो आप उसमें देख सकते हैं, दोनों में ही हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका के सिद्धांत द्वारा परावर्तन या अपवर्तन की व्याख्या जरूर आई है ना। तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो हाइगेंस का तरंग सिद्धांत ये कहता है, देखिए आपको ये भी याद रखना है कि प्रकाश की तरंग प्रकृति सबसे प्रथम हाइगेंस ने ही बताई थी कि प्रकाश तरंग के रूप में चलता है। तो इसने क्या बताया था, इसने बताया था कि तरंगों के संचरण के लिए हमारे ब्रह्मांड में चारों ओर लगभग भारहीन पदार्थ है। यानी जो माध्यम है उसमें भारहीन पदार्थ उपस्थित है, और उस पदार्थ को कहते हैं ईथर, है ना। और ईथर में तरंगों के संचरण के लिए सारे गुण उपस्थित हैं, है ना। तो ये हाइगेंस के अनुसार बात कर रहे हैं हम। ये सारी बातें सत्य हों ये ज़रूरी नहीं है, केवल ये हाइगेंस ने अपना सिद्धांत दिया था उसके लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हाइगेंस ने माध्यम के रूप में ईथर को चुना था। ठीक है, और हाइगेंस ने तरंगों का संचरण निम्न परिकल्पनाओं के आधार पर समझाया। तो उसने क्या क्या परिकल्पनाएं थी वो भी देख लेते हैं। फर्स्ट ये थी कि जब कोई तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो चारों ओर स्थित ईथर के कण कंपन करने लगते हैं, और कंपन करते हुए ईथर के वे सभी कण जो कंपन की समान कला में जिस काल्पनिक पृष्ठ पर होते हैं तो उसे तरंगाग्र कहते हैं। उस पृष्ठ को तरंगाग्र कहते हैं, है ना। जिस पृष्ठ पर माध्यम के जो कण होते हैं वो कंपन की समान कला में हो। ये तरंगाग्र की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। 1 नंबर या 2 नंबर में तरंगाग्र पूछा जा सकता है आपसे, तो तरंगाग्र आप जरूर ही याद करके जाएंगे 1 नंबर के लिए। ठीक है, तरंगाग्र के प्रकार भी पढ़ लेंगे और तरंगाग्र भी जान लेंगे। तो तरंगाग्र क्या होता है, वह काल्पनिक पृष्ठ जिस पर माध्यम के कण कंपन की समान कला में होते हैं
तरंगाग्र कहलाता है। कि केवल इतनी सी एक लाइन आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला। सेकंड बात क्या कही थी उसने। दूसरी बात ये कही कि तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक कण एक नए तरंग स्रोत की भांति व्यवहार करता है, जिससे सभी दिशाओं में नई गोलीय तरंगें निकलती हैं। इन्हें द्वितीयक तरंगिका कहते हैं, जो गोलीय तरंग होती हैं। और ये तरंग क्या है, जो होती हैं मूल तरंग की चाल से चलती हैं। तो ये मैंने जितना भी लिखा है बहुत शॉर्ट लिखा है, इससे ज़्यादा शॉर्ट इसे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा अगर हाइगेंस का सिद्धांत आता है तो हाइगेंस का अगर द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत आता है तो आपको ये तीनों परिकल्पनाएं लिखनी है जो उसने बताई थी, है ना। अगर परावर्तन या अपवर्तन की व्याख्या आती है तो वो भी आप करेंगे, वो मैं आपको आगे समझाने वाला हूँ इसी वीडियो में। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप इसे स्किप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। तो थर्ड उसने बताया कि किसी क्षण सभी द्वितीयक तरंगिकाओं का आचरण अर्थात उन्हें स्पर्श करते हुए खींचा गया पृष्ठ उस क्षण तरंगाग्र की नई स्थिति को प्रदर्शित करता है। तो ये तीनों जो पॉइंट उसने बताए हैं, तीनों आपको लिख लेने हैं, याद कर लेने हैं बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। देखिए अगली इंपॉर्टेंट हेडिंग है हाइगेंस के सिद्धांत से तरंगों के परावर्तन की व्याख्या। देखिए आपको ये फिगर बनाना है इसमें, अगर ये डेरिवेशन आती है तो आप इस फिगर को ज़रूर ही बनाएंगे, है ना। ये फिगर बनाना है और फिगर के आधार पर आपको जितनी शॉर्ट डेरिवेशन मैंने लिखी है इतनी ही लिखनी है। बुक में अगर आप देखेंगे तो ये काफ़ी लेंथी है, तो ये काफ़ी शॉर्ट फॉर्म में है, तो इसे आप देखेंगे तो आप आसानी से कर लेंगे, इसे आप नोट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये फिगर बनाएंगे, उसके बाद लिखेंगे कि माना एक समतल तरंगाग्र ए बी किसी अपारदर्शी तल जेड जेड डैश पर एक आपतन कोण आई पर आपतित हो रहा है। तो समतल तरंगाग्र की बात कर रहे हैं, समतल तरंगाग्र है ए बी, ये वाला, है ना। तो ये किस पर आपतित हो रहा है, एक तल है अपारदर्शी जो पार ना जाने दे प्रकाश को। अब तरंगाग्र ए बी पर स्थित समस्त कण नए तरंग स्रोत का कार्य करते हैं, ये बिल्कुल शॉर्ट में लिखा गया है, ठीक है। जिससे द्वितीयक तरंगिकाओं का उत्सर्जन होता है। जितने भी स्रोत बनेंगे इस तल पर वो किस क्या करेंगे, द्वितीयक तरंगिकाओं का उत्सर्जन करेंगे। अब इसके बाद ये लिखना है कि माना जितने समय में बिंदु ए से उत्सर्जित द्वितीयक तरंगिकाएं बिंदु ए डैश तक पहुंचती हैं, ठीक उतने समय में बिंदु बी से उत्सर्जित द्वितीयक तरंगिका बिंदु बी डैश तक पहुंच जाती हैं। इस प्रकार जो ए डैश बी डैश होगा वो परावर्तित तरंगाग्र के रूप में प्राप्त होता है। अब ये भी मान लिया कि माना इसका परावर्तन कोण है स्मॉल आर, बस इतना ही आपको इसकी थ्योरी लिखनी है। बाकी इसकी अगर आप बुक में देखते हैं, मॉडल पेपर में देखेंगे तो काफ़ी लेंदी थ्योरी है, लेकिन अगर ये कितने भी नंबर में आए, 3 नंबर में आएगी, तो आपको इतनी ही थ्योरी लिखनी है, बस फिगर अच्छे से बना देना है, ये थ्योरी लिख देनी है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लेते हैं त्रिभुज, ले लिया मैंने ए डैश बी डैश और ए बी डैश में, तो हमें लेना है साइन आई। तो त्रिभुज देख लीजिए, पहले त्रिभुज लिया है ए डैश और बी डैश, तो ये कौन सा बनेगा, तो ए डैश और बी डैश, ये वाला त्रिभुज है। देखिए ये यहाँ से यहाँ तक ये त्रिभुज बना, ये वाला, ठीक है, यही बनेगा ना, ए डैश और बी डैश, ठीक है। इसमें क्या लेना है हमें, साइन आई, तो आई वाला कौन बन रहा है, ये वाला, ठीक है। आगे देख लीजिए थोड़ा सा, तो साइन आई बराबर कितना हुआ, बी डैश बटे ई बी डैश। तो अब कौन सा बना, देखिए ये बना, ये वाला हम बना रहे हैं ए बी डैश और ए बी डैश की बात कर रहे हैं, ये वाली। तो इसमें सामने की भुजा लंब होगी, ये वाला भैया, ये तो लंब हो गया ए बी और बटे बी डैश। तो कोण के सामने वाली भुजा, ये कोण बना यहाँ तक आई, तो कोण के सामने वाली भुजा होगी लंब, तो लंब कितनी हुई बी डैश, और ये कौन सा दूसरा हुआ ए बटे ए बी डैश। तो ये वाला होंगे, आप आराम से फिगर देख लेंगे, साइन आई बराबर हो गया लंब बटे कर्ण से बी डैश बटे ए बी डैश। त्रिभुज आप देख लेंगे, चित्र बनाएंगे जब आराम से समझेंगे। फिर साइन आर लेंगे, तो साइन आर हो जाएगा ए डैश बटे ए बी डैश। अब एक में 2 का भाग दे दीजिए, क्योंकि हमें क्या चाहिए, साइन आई बटे साइन आर कर दीजिए। तो साइन आई बटे साइन आर करेंगे तो बी डैश बटे ए बी डैश मल्टीप्लाई कर दीजिए उल्टा करके, इससे कैंसिल आउट होगा। अब आपको ये लाइन इसमें एक्स्ट्रा जोड़नी है, ये वाली, कि दूरी बराबर 4 गुणा समय से, ये हो जाएगा बी डैश बराबर ए डैश, है ना। तो इसकी जगह ये वैल्यू रख देंगे हम, तो ये कट जाएगी, जब ये कट गई यहाँ से कट गई तो 1 होगी वैल्यू। तो जब 1 हो जाएगी, साइन आई बटे साइन आर बराबर 1 या साइन आई बराबर साइन आर, साइन से साइन हटा दीजिए तो आई बराबर आर। तो ये क्या हो जाएगा, यह है परावर्तन का दूसरा नियम है। तो परावर्तन का दूसरा नियम होता है ना कि जो परावर्तन कोण है सदैव आपतन कोण के बराबर होगा, या आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये हमें पता है, जो परावर्तन का सेकंड नियम है। तो हमें क्या करना था, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका के सिद्धांत द्वारा परावर्तन की ही व्याख्या करनी थी। देखिए मैंने काफ़ी शॉर्ट फॉर्म में डेरिवेशन करी है, इससे ज़्यादा इसे शॉर्ट नहीं कर सकते हैं आप। अगर इससे शॉर्ट करेंगे तो नंबर कट कर दिए जाएंगे। फिगर अच्छे से बनाना है, थोड़ा सा लिखना है, बस इतने ही लिखेंगे और इसे लिखने के बाद आपकी डेरिवेशन सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो ये लाइन आपको नहीं बोलनी है। चलिए आगे अभी और भी है, अभी फर्स्ट नियम और सेटिस्फाई करना है इसका।
देखिए इसके बाद लिखना है चूंकि ए बी ए डैश बी डैश तथा जेड जेड डैश एक ही तल में है तथा इस पर खींचे गए अभिलंब भी इसी तल में होंगे। तो यही हमें करना था भाई। परावर्तन का प्रथम नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक तल में होते हैं। तो यही परावर्तन का प्रथम नियम है, यही हमें सिद्ध कर दिया है यहाँ पर। तो देखिए ये हमारा चैनल है स्टडी विद विवेक कुमार, इसे आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिए, ठीक है, अगर आपको थोड़ी भी हेल्प मिल रही है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या। देखिए सेकंड डेरिवेशन है इसकी कि हाइगेंस के सिद्धांत से तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या या तरंगों के अपवर्तन के नियमों की व्याख्या। तो इसमें भी एक चित्र बनाना है हमें, चित्र देख लीजिए पहले। देखिए ये फिगर बनानी है, बिल्कुल एक्यूरेट यही बनानी है आपको, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं करेंगे आप और बिल्कुल ऐसा फिगर बनाएंगे। अच्छा जब डेरिवेशन आप स्टार्ट करेंगे एग्जाम में तो आप सबसे पहले फिगर ही बनाएंगे, उसके बाद डेरिवेशन लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं आगे। इसके बाद इसमें लिखने वाले हैं चित्र अनुसार जेड जेड डैश एक अपवर्तक पृष्ठ है जो दो माध्यमों को विभक्त करता है। माना माध्यम एक में तरंग की चाल जो है v1 मान लीजिए, दूसरे में v2 मान लीजिए। अच्छा यहाँ v1 को ग्रेटर देन v2 मान लीजिए, इसका कारण क्या होगा? इसका कारण ये होगा जो माध्यम एक होगा वो विरल होगा दो के सापेक्ष, ठीक है ना। अब क्योंकि v1 ग्रेटर देन v2 है तो अपवर्तित किरणें अभिलंब की ओर आती हैं, है ना, क्योंकि भाई हमें ये पता है कि जब भी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की किरण जाएगी, अपवर्तन का नियम पढ़ा है ना। अपवर्तन की क्या कंडीशन होती है? जब भी प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी तो वो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, और जब सघन से विरल में आएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो यही ये कंडीशन है कि v1 ग्रेटर देन है v2, तो जो अपवर्तित किरणें होंगी वो अभिलंब की ओर झुकेंगी, है ना। अब ये मान लीजिए कि माना, देखिए इतनी ही शॉर्ट करनी है थ्योरी, इससे ज़्यादा शॉर्ट नहीं कर सकते हैं। अब ये मान लीजिए माना t बराबर 0 पर आपतित समतल तरंगाग्र का बिंदु ए अपवर्तक पृष्ठ जेड जेड डैश को स्पर्श करता है। उसके बाद देखते हैं आगे। तत्पश्चात कंडीशन क्या है कि अपवर्तित हो जाता है। अब अपवर्तित समतल तरंगाग्र प्राप्त करने के लिए अपवर्तक पृष्ठ जेड डैश जेड और जेड डैश के बिंदु बी से अपवर्तित तरंग पर v1t दूरी का चाप काटा जाता है, ठीक है। देख लीजिए यहाँ ये दूरी का चाप काटा गया है v1t पर, टोटल ये वाला जो काटा गया है ये वाला, ठीक है। तो अब इसके बाद इस चाप को बिंदु ए से मिलाने पर नया अपवर्तित समतल तरंगाग्र ए डैश बी डैश प्राप्त हो जाता है हमें, जो फिगर में हमने दिखाया है। इसके बाद ये ले लिया हमने चित्र में त्रिभुज लिया है बी ए डैश से। तो देख लेंगे एक बार क्या है, एक है बी ए और ए डैश, ये वाला त्रिभुज हुआ। तो इसमें क्या लेना है हमें? साइन आई लेनी है, ठीक है। तो जब साइन आई लेंगे तो कोण के सामने वाली भुजा लंब होगी, तो कोण अगर ये है तो ये हो गया लंब, ये वाला, तो v1t हो गया अब बटे ए डैश हो गया। भाई ये तो कोण के सामने वाली भुजा लंब, ये हो गया आधार, तो ये हो गया कर्ण, तो लंब बटे कर्ण ए डैश हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे इसी प्रकार लेंगे त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज है बी डैश ए से, इसमें साइन आर निकाल लेंगे, तो v2t बटे ए डैश हो जाएगा। अब साइन आई बटे साइन आर कर दीजिए। जब साइन आई बटे साइन आर करेंगे हम तो क्या हो जाएगा? तो साइन आर बटे साइन आर बराबर v1 बटे v2, और t से t कैंसिल आउट कर दीजिए। तो v1 अपॉन v2 बराबर क्या होता है? कांस्टेंट, यानी कि नियतांक हो जाएगा ये, है ना। तो ये हो जाएगा एक नियतांक। तो यही स्नेल का नियम है जो सेकंड नियम होता है अपवर्तन का, यानी कि n बराबर n2 बटे n1 बराबर λ1 बटे λ2, यही है स्नेल का नियम, ठीक है। तो इसके बाद आपको लिखना है कि यही स्नेल का नियम है, अतः स्पष्ट है कि उपयुक्त समीकरणों से अपवर्तन के नियमों की पुष्टि होती है। देखिए ये दोनों डेरिवेशन में से एक डेरिवेशन लगभग हर ईयर पूछी जाती है, तो आप इन्हें अवॉइड नहीं कर सकते ना, स्किप कर सकते हैं। तो ये दो डेरिवेशन जितनी शॉर्ट हो सकती थी मैंने उतनी शॉर्ट कर दी है, इससे ज़्यादा शॉर्ट नहीं होंगी। अब कितना बचा है? बहुत थोड़ी सी डेरिवेशन है, इन दोनों डेरिवेशन को भी आप तैयार कीजिए। अच्छा जो सेकंड फिजिक्स की मैंने और 5 डेरिवेशन डाली थी, अब तक वीडियो डाल चुका हूँ मैं लगभग 5 डेरिवेशन की। जो 4 डेरिवेशन थी हमारी वो कौन कौन सी थी? अवतल गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश का अपवर्तन, उत्तल गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश का अपवर्तन, पतले लेंस के लिए फोकस दूरी का सूत्र, और दो संपर्क में रखे लेंसों की तुल्य फोकस दूरी, और उसके बाद प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र। तो 5 और ये 2 डेरिवेशन जरूर कर लीजिए। आपका ये मान के चलिए कि यहाँ से 2 डेरिवेशन आपकी कन्फर्म हो जाएंगी 7 डेरिवेशन से, ठीक है। अच्छे हैं ये डेरिवेशन। चलिए अब आगे देख लेते हैं। देखिए इसके बाद अपवर्तनांक व तरंग दैर्ध्य में संबंध देखना है, तो स्नेल का नियम लगाएंगे। तो स्नेल के नियम से क्या होता है? साइन आई बटे साइन आर बराबर n2 बटे n1। फिर हाइगेंस के सिद्धांत से कितना हो जाएगा? साइन आई बटे साइन आर बराबर v1 अपॉन v2। तो अब इन दोनों को आपस में बराबर कर दीजिए। इक्वेशन फर्स्ट व सेकंड से दोनों साइन आई बटे साइन आर की वैल्यू है ना। अब हमें ये पता है कि v बराबर होती है न्यू लैम्डा, न्यू आवृत्ति होती है। तो आपको याद रखना है कि जब अपवर्तन होगा तो उसमें जो आवृत्ति होती है वो अपरिवर्तित होती है। देखिए समीकरण 1 व 2 से v1 बटे v2 बराबर हो जाएगा n2 बटे n1। अब हमें पता है क्या
कि v बराबर होता है n लेमडा, n आवर्ती है, यहाँ न्यू दे रखी है तो न्यू मान सकते हैं हम, न्यू भी लेते हैं हम आप प्रकाश की आवृत्ति। जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव में हमने प्रकाश की आवृत्ति को क्या माना था, न्यू माना था, तो यहाँ भी न्यू माना जा सकता है। तो v1/v2 बराबर क्या हो गया, λ1/λ2। भाई न्यू से न्यू कैंसिल आउट कर दीजिए, तो ये आ गया अपवर्तनांक और तरंग दैर्घ्य में संबंध। या ये भी ले सकते हैं जो तरंग दैर्घ्य उल्टी अभी अपोजिट हो रही है ना, तो जब अपोजिट है देखिए n2/n1 है या λ1/λ2 है, तो क्या कंडीशन बनेगी, तो ये बनेगी लैम्डा जो होगी वो व्युत्क्रमानुपाती होगी अपवर्तनांक के, यानी जो तरंग दैर्घ्य होती है वो अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ये भी आप लिख सकते हैं, ये पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। यहाँ जितना भी मैंने लिया है इंपॉर्टेंट की थ्योरी ली है जो एग्जाम में आ सकती है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए व्यतिकरण की डेफिनेशन वैसे तो ज़्यादा नहीं आती है, लेकिन कभी कभी पूछ लेते हैं। जैसे 2025 का पेपर हमने देखा था, उसमें व्यतिकरण की परिभाषा और संपोषी और विनाशी व्यतिकरण की परिभाषा पूछी गई थी। तो व्यतिकरण क्या होता है, जब दो समान आवर्ती की परिगामी तरंगें एक ही दिशा में चलकर किसी बिंदु पर अध्यारोपित होती हैं तो उस बिंदु पर तरंगों की परिणामी तीव्रता समय के साथ स्थिर हो जाती है तथा अलग अलग बिंदुओं पर कभी अधिकतम या न्यूनतम होती रहती है। तो इस घटना को कहते हैं तरंगों का व्यतिकरण। तो आपको याद रखना है कि सबसे पहली बात तो दो परिगामी तरंगें हैं, है ना। दोनों परिगामी तरंगें जब एक माध्यम में एक साथ संचरित की जाएंगी तो वो ऐसे एक दूसरे से अध्यारोपित होंगी। मान लीजिए दो तरंगें हैं ये, अब किसी बिंदु पर जहाँ वो स्थिर नजर आएंगी, है ना, तो ऐसे स्थिर नजर आएंगी, लेकिन किसी बिंदु पर तो तीव्रता अधिकतम होगी और किसी बिंदु पर होगी तीव्रता न्यूनतम। तो ये जो घटना होती है तीव्रता का उतार चढ़ाव या तीव्रता का कम या ज़्यादा होना, इसे तो कहते हैं व्यतिकरण। अच्छा, अब जिन बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम है, ये बिंदु है मान लीजिए वो जहाँ दोनों तरंगें जुड़ रही हैं, तो जिन बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम है वहाँ होता है संपोषी व्यतिकरण। और जहाँ बिंदुओं पर तीव्रता न्यूनतम है, जब ये बिंदु होंगे दूर दूर हैं क्योंकि दोनों तरंगें, तो यहाँ होता है विनाशी व्यतिकरण। आपको ये याद रखना है, ठीक है। तीव्रता जहाँ अधिकतम होगी वहाँ संपोषी व्यतिकरण, जहाँ न्यूनतम होगी वहाँ विनाशी व्यतिकरण। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए व्यतिकरण होता दो प्रकार का, तो संपोषी व्यतिकरण वे बिंदु जहाँ पर परिणामी तीव्रता अधिकतम होती है वहाँ पर प्राप्त व्यतिकरण संपोषी व्यतिकरण कहलाता है। अच्छा, इसके बाद है विनाशी व्यतिकरण। तो विनाशी व्यतिकरण होगा ऐसे बिंदु जहाँ पर परिणामी तीव्रता न्यूनतम होती है यानी कम होगी, तो ऐसे बिंदुओं पर जो व्यतिकरण प्राप्त होगा वो विनाशी व्यतिकरण होता है। देखिए याद रखना है, इस चैप्टर से आपके लिए एक न्यूमेरिकल आएगा, वो 101% आएगा। थ्योरी भी हम देख लेते हैं जो जो इम्पोर्टेंट है, थोड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस चैप्टर से आपके लिए न्यूमेरिकल आने वाला है। तो आप ये प्रयास कीजिए कि इस चैप्टर से आप न्यूमेरिकल को अच्छे से तैयार करके जाएँ, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा थ्योरी में समझा देता हूँ, फिर इस चैप्टर के आपके लिए न्यूमेरिकल लेकर आऊँगा मैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलिए देखते हैं अब इसमें आगे। देखिए इसके बाद आपको ये पढ़ना है कि व्यतिकरण के फलस्वरूप तरंग की परिणामी तीव्रता का निगमन। तो इसमें मान लेंगे कि माना समान आवर्ती की तरंग है n आवर्ती है उसकी, दो आयाम दे रखे हैं a1/a2। तो दो परिगामी तरंगें एक ही दिशा में संचरित होती हैं किसी क्षण t पर माध्यम के किसी बिंदु पर, परिणामी विस्थापन जो है इनके y1 और y2 हैं। तो फिर हम ये मान लेते हैं इन दोनों तरंगों की जो समीकरण होगी वो मान लीजिए y1 बराबर हो गया a1 साइन ओमेगा टी, और दूसरी को मान लीजिए y2 बराबर a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो अब लगा दीजिए अध्यारोपण का सिद्धांत, तो कितना होगा ज़रा देख लेते हैं। देखिए इसके बाद करेंगे हम अध्यारोपण के सिद्धांत से। मैंने दोनों इक्वेशन आपको बता दिए, y1 बराबर हो गया a1 साइन ओमेगा टी और y2 बराबर हो गया a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अब साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला खोल दीजिए, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो वो हमने यहाँ पर खोल दिया। देखिए ये साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई। अब a2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब यहाँ से और यहाँ से साइन ओमेगा टी कॉमन कर देंगे, तो कितना बचा a1 प्लस a2 कॉस फाई साइन ओमेगा टी। यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा a2 साइन फाई इंटू कॉस ओमेगा टी। इसके बाद ये मान लेंगे कि a1 प्लस a2 कॉस थीटा बराबर हो गया, सॉरी कॉस फाई है ये, कॉस थीटा नहीं है, तो ये होगा a कॉस फाई, इसे इक्वेशन मान लीजिए। चलिए आगे और जो ये दूसरा बचा है a2 साइन फाई, इसे मान लेंगे हम a साइन थीटा। अब इसकी जब वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ बचा y बराबर a कॉस थीटा साइन ओमेगा टी प्लस a साइन थीटा इंटू कॉस ओमेगा टी। अब यहाँ से a कॉमन कर दीजिए, जब a कॉमन करेंगे तो यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस थीटा का। तो यही परिणामी तरंग का समीकरण होगा, ठीक है ना। चलिए और देख लेते हैं थोड़ा सा आगे, देख लीजिए। तो ये बना y बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, जो कि परिणामी तरंग का समीकरण है, और a जो है यहाँ पर परिणामी आयाम है। अब समीकरण 1 और 2 को वर्क करके जोड़ दीजिए। जब वर्क करके जोड़ेंगे तो a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ये LHS में जुड़ जाएगा। और इधर क्या माना था, a1 प्लस a2 कॉस फाई का होल स्क्वायर प्लस a2 साइन फाई का होल स्क्वायर। अब यहाँ से a स्क्वायर कॉमन कर दीजिए, तो ये होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसका वर्क खोल दीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कॉस फाई प्लस 2a1 a2 कॉस फाई, ये हो गया यहाँ प्लस ये इसका वर्क कर दीजिए a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। अब यहाँ से और यहाँ से इस वाले पोर्शन से a2 स्क्वायर कॉमन, और ये तो हो गया 1।
जब ये 1 हो गया तो ये भी 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई, तो कितना बचा 2a1 a2 कॉस फाई बचेगा। तो ये आया परिणामी आयाम का समीकरण कि ए स्क्वायर बराबर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई। अब चाहो तो के की मल्टीप्लाई करो या ना करो, आप केवल इतना लिख सकते हैं क्योंकि आई जो होती है वो अनुक्रमानुपाती होती है आयाम के वर्ग के। इसके बाद डायरेक्ट ही आप ये लिख सकते हैं। इसके बाद आप सीधा ये लिख सकते हैं, बस ये दिखा दीजिए कि क्योंकि आई अनुक्रमानुपाती ए स्क्वायर होता है तो सीधा यहाँ लिख दीजिए आई बराबर i1 प्लस i2 प्लस 2√i1 कॉस फाई। तो जहाँ आई जो होगी वो क्या होगी, परिणामी तीव्रता होगी। ठीक है, तो ये होगी समीकरण। देखिए इसके बाद है यंग के प्रयोग से फ्रिंज की चौड़ाई का निर्धारण। देखो इसमें आपको ये डेरिवेशन तैयार नहीं करनी है, काफ़ी लॉन्ग डेरिवेशन है ये। तो इसमें केवल आपको क्या पढ़ना मैं आपको बता देता हूँ। एक आपको याद रखना है दीप्त फ्रिंज की स्थिति। तो इससे दीप्त फ्रिंज बनेगी तो वो होगी एम डी लेमडा अपॉन स्मॉल डी। एक तो ये बात आपको याद रखनी है। जो अदीप्त फ्रिंज होगी एक उसकी वैल्यू आपको याद रखनी है, उसे एक्स एम डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, ये हो जाएगा 2m-1 और डी लेमडा अपॉन 2d। ये हो गई अदीप्त फ्रिंज की स्थिति। दो बात तो आपको ये याद रखनी है, एम में क्या होगी, संख्या होगी, पहली है दूसरी है तीसरी है। अगर पहली दीप्त है दूसरी दीप्त है, पहली अदीप्त है या दूसरी अदीप्त है ना, तो ये तो होगी एम। अब कैपिटल डी क्या होता है, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, बस केवल इसमें आपको यही याद रखना है। डेरिवेशन मुश्किल आएगी, असंभव तो नहीं कह सकते, लेकिन 90% चांस है कि न्यूमेरिकल ही आएगा। और डी हो गई पर्दे की दूरी, डी हो गई पर्दे की दूरी कैपिटल डी। जो स्मॉल डी है उसके लिए 4 शब्द आपको याद रखने हैं। एक होता है रेखा छिद्र, एक हो गया स्लिट, एक हो गई पट्टी, ठीक है, और एक हो गई झर्री। तो ये 4 शब्द आपको याद रखने हैं, झर्री है झर्री। तो ये 4 शब्दों के बीच की जो दूरी होती है वो होती है स्मॉल डी। लैम्डा सभी को पता तरंग दैर्घ्य होती है, तो वो दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं, उनकी वैल्यू ये याद रखनी है। ठीक है, चलिए और देखते हैं। फिर आपको पढ़ना है फ्रिंज चौड़ाई। देखिए फ्रिंज चौड़ाई क्या होती है, फ्रिंज चौड़ाई होती है किन्हीं दो क्रमागत दीप्त अथवा क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। इसे कैपिटल डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। अगर ये लिखने के लिए आ जाए तो हमें केवल क्या दिखाना है कि जैसे दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई लिखनी है तो दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी, या तो ऐसा लिख दीजिए, या दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई लिखनी है तो दो क्रमागत दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी ये कर दीजिए। तो हम क्या करने वाले हैं, हमें पता है क्रमागत होगी एक तो m+1b, तो डी लेमडा अपॉन डी माइनस कर दीजिए एम डी लेमडा अपॉन डी, है ना। अब यहाँ से दोनों में से डी लेमडा अपॉन डी कॉमन करेंगे। जब डी लेमडा अपॉन डी कॉमन किया मैंने तो ये अंदर बचेगा m+1 माइनस एम, तो m से m कैंसिल आउट कर दीजिए, तो कितना बचा डी लेमडा अपॉन डी। तो ये होगी w की वैल्यू, तो w बराबर हो गया डी लेमडा अपॉन डी। तो ये फ्रिंज चौड़ाई हुई, चाहे ये अदीप्त हो चाहे दीप्त हो। देखिए यहाँ देख लीजिए क्या कंडीशन दे रखी है, तो ये अदीप्त वाली कंडीशन दे रखी है ना। तो ये आप देख सकते हैं, और यहाँ से कैंसिल कर देंगे m से m, तो कितना बचेगा डी लेमडा अपॉन डी ही आएगा, चाहे दीप्त फ्रिंज हो या अदीप्त फ्रिंज हो। देखिए इसके बाद पढ़ना है तरंगों का विवर्तन। ठीक है, अब तरंगों का विवर्तन क्या होता है, देखिए इसमें कोणीय चौड़ाई भी रहेगी फ्रिंजों की कोणीय चौड़ाई। तो थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लेमडा अपॉन डी। ठीक है, तो आपको कोणीय चौड़ाई भी याद रखनी है। ठीक है, तो वो आपके न्यूमेरिकल में काम आने वाली है। इसके बाद तरंगों का विवर्तन पढ़ना है। तो ये तरंगों के विवर्तन की डेफिनेशन है कि जब कोई तरंग किसी अत्यंत सूक्ष्म छिद्र या तीक्ष्ण किनारे से होकर गुजरती है तो वह अपने मूल पथ से आंशिक रूप से विचलित हो जाती है। इस घटना को तरंगों का विवर्तन कहते हैं। इतना बड़ा ना भी पढ़ के आप इतना भी याद रख सकते हैं कि सूक्ष्म छिद्र या तीक्ष्ण किनारों से होकर मुड़ जाना तरंग का, वो कहलाता है विवर्तन। एक बात आपको याद रखनी है, जो विवर्तन होता है वो तरंगों का विशिष्ट गुण है, यानी तरंगों में ही विवर्तन होगा। अगर आपको दैनिक जीवन में विवर्तन देखना है तो हमारी जो परछाई बनती है वो विवर्तन की घटना के कारण ही बनती है। प्रकाश में विवर्तन नहीं होता तो हमारी परछाई नहीं बनेगी, है ना। ऐसा कैसे होता है, देखिए ऐसे होता है, मान लीजिए ये हम हैं और ये प्रकाश किरण आएगी तो ये किनारों से मुड़ेगी, ऐसे चलेगी इधर की तरफ और ये पीछे की तरफ निकलेगी। तो जहाँ पर ये मिलेंगी दोबारा वहीं विवर्तन की घटना खत्म हो जाएगी। तो जहाँ पर ये मिल जाएंगे उससे जस्ट पहले हमारी परछाई बनने वाली है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि विवर्तन जो होता है वो तरंगों का ही विशिष्ट गुण है। यानी ये जो अगर हमसे कोई पूछे कि प्रकाश एक तरंग है, कौन सी घटना सिद्ध करेगी, तो वो विवर्तन के द्वारा ही सिद्ध होता है कि जो प्रकाश है वो तरंग है ना। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद ये दो बातें आपको याद रखनी है कि विवर्तन तरंगों का एक विशिष्ट गुण है, और दूसरी बात यह है कि विवर्तन की घटना में पर्दा प्रयुक्त छिद्र का आकार तरंग की तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसके बाद पढ़ना है जो विवर्तन होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है फ्रेनेल विवर्तन और एक फ्राउनहोफर विवर्तन। फ्रेनेल विवर्तन का मतलब है कि जब तरंग स्रोत जहाँ से तरंग चल रही है और पर्दा जो है
वो निश्चित दूरी पर हैं। देखिए यही शब्द है बस, और कुछ नहीं है। अगर निश्चित दूरी पर है तो विवर्तन जो है वो फ्रेनल है, अगर अनिश्चित दूरी पर है तो फ्राउनहोफर विवर्तन है ना। जैसे हमारी सूर्य और हमारी जो दूरी है वो अनिश्चित है, तो हमारी जो परछाई बन रही है वो किसके विवर्तन के द्वारा बन रही है? फ्राउनहोफर विवर्तन के द्वारा, है ना। अगर आप टॉर्च से किसी की परछाई बनाएंगे तो निश्चित दूरी है तो वो बनेगा फ्रेनल विवर्तन। तो दोनों आपको डेफिनेशन याद रखनी है। फ्रेनल क्या होगा कि जब तरंग स्रोत एवं पर्दा विवर्तक वस्तु से निश्चित दूरी पर होते हैं तो पर्दे से प्राप्त विवर्तन को फ्रेनल विवर्तन कहते हैं, है ना। ठीक है, तो इसका कहाँ उपयोग करते हैं हम? इसका उपयोग किया जाता है गोलीय व बेलनाकार तरंगाग्रों के अध्ययन में किया जाता है। अब फ्राउनहोफर विवर्तन क्या होगा? जब तरंग स्रोत एवं पर्दा आभासी रूप से असीमित दूरी पर होते हैं तो विवर्तन जो होगा फ्राउनहोफर विवर्तन होगा। केवल यही शब्द आपको याद रखना है, एक तो असीमित दूरी और एक निश्चित दूरी, दो ही शब्द, है ना। जब तरंग स्रोत और पर्दा निश्चित दूरी पर हों तो फ्रेनल, और जब असीमित दूरी या अनंत दूरी पर हों तो फ्राउनहोफर विवर्तन होगा। तो यही डेफिनेशन विवर्तन की हैं जो आपको याद रखनी है ना। इस चैप्टर से भी अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो यही है, या यंग का जो सिद्धांत है वह है, देख लीजिए। और देखिए इसमें एक थोड़ी सी एक डेरिवेशन है कि एकल स्लिट के कारण प्रकाश का विवर्तन, तो इसमें टोटल नहीं पढ़ना है हमें, केवल आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ इसका, लेकिन फिर भी तो ये चित्र बनाना है, ये लिखना है इसमें। तो हमें केवल दो चीज़ें याद रखनी है, एक तो उच्चिष्ट प्राप्त होते हैं, हमें एक निम्निष्ट प्राप्त होते हैं। तो निम्निष्ट का फॉर्मूला याद रखना है। तो निम्निष्ट का फॉर्मूला होता है ई साइन थीटा बराबर एम लेमडा, ठीक है। तो ये निम्निष्ट का फॉर्मूला होता है ई साइन थीटा बराबर एम लेमडा, और जो एक होते हैं उच्चिष्ट उनका फॉर्मूला होता है ई साइन थीटा बराबर 2m+1 और λ/2। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। ये दोनों ही फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, केवल जो आपके न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। देखिए दोनों ही चैप्टर से न्यूमेरिकल आने की संभावना बनी रहेगी, व्यतिकरण हो या विवर्तन हो, तो आपको दोनों ही चैप्टर के न्यूमेरिकल, केवल ज़्यादा नहीं है इसमें, तो 8-10 न्यूमेरिकल हैं विवर्तन में, तो वो तैयार करके जाने हैं, वहाँ से आपको न्यूमेरिकल आ ही जाना है, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है, ओके। तो अब इसके बाद इसमें एक डेफिनेशन होती थी फ्रेनल दूरी, वो अब कट चुकी है, तो अब उसको नहीं पढ़ना है। तो फ्रेनल दूरी नहीं पढ़नी है, इसमें ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। इसके बाद देख लेते हैं ध्रुवण। देखिए इसमें सबसे पहले आपको जानना है कि साधारण या अध्रुवित प्रकाश क्या होगा। तो जब वैद्युत वेक्टर के कंपन की दिशा जो होगी प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत सभी तलों में होती है, सभी संभव, मतलब जो भी संभव तल होते हैं उनमें सभी दिशाओं में होती है, सभी तलों में, तो ऐसे प्रकाश को साधारण प्रकाश या अध्रुवित प्रकाश कहते हैं हम, है ना। यानी कि जो प्रकाश होगा वो सभी दिशाओं में सामान्य रूप से, समान रूप से फैला हुआ होगा, यानी उसके कंपन प्रत्येक दिशा में होंगे। अगर ऐसा नहीं है तो वो कहलाएगा फिर समतल ध्रुवित प्रकाश। तो ये साधारण या सामान्य प्रकाश भी है, और इसे ही हम अध्रुवित प्रकाश भी कहेंगे। इसके बाद है समतल ध्रुवित प्रकाश। इसमें क्या होगा कि जब वैद्युत वेक्टर के कंपन प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत केवल एक ही तल में होते हैं तो ऐसे प्रकाश को हम कहते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश, ठीक है। ये आपको ठीक से पढ़ना है। अब इसके बाद हमें पॉलराइड पढ़ लेना है। तो इनके इसके बारे में मैं आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा, और जितने भी इसके न्यूमेरिकल होंगे इंपॉर्टेंट, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण के, उन्हें सभी को लेकर आऊँगा। देखिए इस वीडियो में सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत और उसके द्वारा परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या। उस मतलब वो जो डेरिवेशन है वो मैंने इतने शॉर्ट फॉर्म में कर दी हैं कि अगर आप उन्हें आसानी से तैयार कर सकें और अपने एग्ज़ाम को की तैयारी को और अच्छा कर सकें। तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखिए, और जितनी भी वीडियो मैं डाल रहा हूँ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए इस पॉलराइड को आप देख लीजिए। पॉलराइड है क्या? पॉलराइड है एक समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की सबसे सरल और सस्ती और व्यापारिक विधि। तो इसे बनाने के लिए क्या करते हैं, कांच की दो समान प्लेट लेते हैं जिसमें एक प्लेट के ऊपर नाइट्रोस सेलुलोज की पतली परत बिछाकर उसके ऊपर क्या करते हैं हर्पेथाइट अथवा आयोडोसल्फेट, है ना, ऑफ क्यूनाइन के क्रिस्टल इस प्रकार से बिछाते हैं कि उनकी प्रकाशिक अक्ष परस्पर समांतर रहे। अब दूसरी प्लेट से पहली प्लेट को बंद कर देते हैं। तो ये मतलब पॉलीराइड बता रहे हैं। सबसे पहली बात तो क्या होती है, नाइट्रोसेलुलोज की एक पतली परत लेते हैं हम कांच की प्लेट पर, या ये कह लीजिए जो ये कांच की प्लेट पर एक नाइट्रोसेलुलोज की एक फिल्म होती है उसे पॉलीराइड कहते हैं, है ना। उसके जब बिछा देते हैं तो उसके ऊपर क्या करते हैं हर्पेथाइट या आयोडोसल्फेट का क्रिस्टल बिछाते हैं। और किस प्रकार बिछाते हैं कि उनकी प्रकाशीय कक्ष परस्पर समांतर रहे, और पहली प्लेट को हम दूसरी प्लेट से बंद कर देते हैं, इस प्लेट को जो भी है, ठीक है, दूसरी प्लेट को से इस पहली प्लेट को कर देंगे बंद। अब आगे, अब ये पॉलीराइड के उपयोग हैं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पॉलीराइड का उपयोग हम मुख्यतः प्रकाश की चकाचौंध से बचने के लिए किया जाता है। पॉलीराइड का उपयोग धूप के चश्मों तथा खिड़की के कांच आदि में तीव्रता को नियंत्रित करने में किया जाता है,
ठीक है। तो फोटोग्राफी में भी और 3D चलचित्रों में भी पॉलीलाइट का प्रयोग किया जाता है। तो जितनी भी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन थी, थ्योरी थी इन तीनों चैप्टरों में, चारों चैप्टरों में, वो मैंने सारी इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दी है। अब भी कुछ रह जाएगा तो मैं उसे आपको क्वेश्चन के माध्यम से करा दूंगा। कल आपके लिए एक पेपर सेट लेकर आएंगे जो आपकी तैयारी को और मजबूत करेगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।